नादरा दफातर खुलते ही लोगों की लंबी कतारें, किसी ने समाजी फासले का पास न रखा। नादरा के चंद गिने चुने दफातर में समाजी फासले के इंतजामात ना किए जाना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स मैदान में उतरने को तैयार। 10 लाख रजाकार जमा होने का दावा। नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल किया गया तो इंसानियत की बड़ी खिदमत हो सकती है। और मारूफ गुलकार नबील शौकत अली और सनम मारवी की दुआ या नज़म सोशल मीडिया पर बड़ी मकबूल हो रही है। अल्लाह कर दो करम, हम पे करम, मौला हम पे करम। अच्छा, इन दोनों की मुझे आवाज़ बहुत पसंद है वैसे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। लेकिन सबसे पहले बता दें कि नादरा ऑफिस में जी क्या हुआ है। हुकूमत ने सुबह उठते ही हुमा जब सोशल मीडिया देखा और नादरा ऑफिस के बाहर की सूरत हाल देखी एक्चुअली अपनी आंखों से, तो खौफजदा तो हुए ही, सदमा और दुख भी पहुंचा कि आई वंडर कि शायद बहुत ही इमरजेंसी है कि लोगों को फौरी अपने कागजात बनवाने हैं। थोड़ा नहीं अब्दुल्ला, इसमें बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है एहसास प्रोग्राम की वजह से जब तक आपका पूरा वो NIC वगैरह ना हो, अंगूठा लगा होना चाहिए, तो वो फिर आपको रिलीफ पैकेज का हिस्सा आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो भीड़ थी ना हुमा, उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और वैसे इतने ज़्यादा नादरा ऑफिस मुल्क में जितने होने चाहिए शायद इतने नहीं है, तो उनको तो शायद आप मैनेज कर सकते थे। बट एनीवे, पहले आपको बता दें कि हो क्या रहा है कि हुकूमत ने जी एज अगेन आपको बताएं कि एहसास प्रोग्राम के लिए नादरा दफातर खोलने की हिदायत की, तो लोगों का एक सैलाब उमड़ आया और समाजी फासले पर कोई अमल करता नजर ना आया। मुल्क भर में गिनती के नादरा दफातर हैं। हुकूमत यहाँ कुछ इंतजामात कर लेती तो ये सब ना होता। कराची में मेगा सेंटर समेत दीगर नादरा दफातर आज से खोल दिए गए हैं और नादरा दफातर खुलते ही शहरियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग गई। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। लाहौर में मेगा सेंटर के बाहर भी समाजी फासला रखने की हिदायत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और गुज़िश्ता दिनों एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर ने नादरा दफातर खोलने की सिफारिश की थी। सानिया निश्तर का कहना था कि कुछ अफराद के अंगूठे के निशानात ना होने के बायस उन्हें रकम हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जैसे आप बुजुर्ग अगर हो जाते हैं ना तो आपके अंगूठे का मैच नहीं मिलता, दोबारा से चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से मुश्किल होती है। इसलिए नादरा दफातर खोले जाएं और इससे पहले एहसास प्रोग्राम के तहत रुकूम की तकसीम में भी बाज़ जगहों पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हम ज़रा सूरत हाल मालूम करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर है सूरत हाल क्या। आप मजबूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों की जो 12,000 रुपये की रकम के हुसूल के लिए इस कदर शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में अपनी जान को भी एट रिस्क डाल कर ये सब कर रहे हैं। वाकई मजबूरी है। अच्छा, ये आंखों देखा हाल भी एग्जैक्टली क्या हो रहा था, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट जी कराची के क्या हालात थे। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सनोविया चौधरी। सनोविया, बताइएगा आपके पास क्या लेटेस्ट है? मौजूद है शाह फैसल कॉलोनी का ये दफ्तर है नादरा का, और सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइन जो है नज़र आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा नहीं जा रहा। लोग जो एक दूसरे से खड़े हुए हैं वो काफ़ी करीब हैं, की वजह से जो हमने देखा कि यहाँ पर रेंजर्स एहलकार भी मौजूद है और लोगों को वक्तन पर वक्तन जो है वो तलकीन कर रहे हैं कि वो फासला रहे, बरकरार रखें। लेकिन एक जानिब यहाँ पे ख़वातीन की लाइन नज़र आ रही है और दूसरी जानिब यहाँ पर जेंट्स की लाइन भी है। जो नादरा हुकाम है उनका ये कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह के एहतियाती तदबीर है उनको फॉलो की जाए। जो अंदर जो नादरा का दफ्तर है वहाँ तमाम प्रिकॉशंस लिए जाए। उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, और जो हैंड पंच वाली मशीन है उसे भी जसीम कुछ दवा से साफ़ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें तो जो नादरा के दफ्तर के बाहर होना इस तरह से चाहिए था कि यहाँ पर भी इनको सर्कल मार्क करते हैं। यही बताया जा रहा है कि पीर से जुमेरात तक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक नादरा के दफातर जो है वो खुले रहेंगे। जी, पीर से जुमेरात तक सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक। अच्छा, बाहर जो भीड़ थी वो तो थी, लेकिन अंदर मुझे कुछ इंतजाम देखकर तसल्ली हुई कि फेस मास्क वगैरह से सिर्फ गुजारा नहीं किया हुआ, फेस शील्ड्स भी पहनी हुई है। जाहिर है ज़रा क्लोज कांटेक्ट होता है, आप सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे होते हैं तो आप तक खतरा है वायरस के पहुंचने का। वी अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरी भी है जाना बिकॉज ऑफ द एहसास प्रोग्राम, लेकिन कुछ लोग भी एहसास कर लें कि कुछ दूरी रखनी चाहिए तो बेहतर ही होगा। लाहौर अब चलते हैं, कराची का तो हाल आपने देख लिया। लाहौर से हमें अपडेट कर रही है उम्मे फरवा। ओवर टू यू फरवा।
जी, मैं इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सारी खवातीन जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई हैं और ये यहाँ पर इस मकसद के लिए हैं कि हिसास कफालत के तहत अंगूठे की तस्दीक हो और लोग तस्दीक करवाने के बाद 12,000 रुपये ले सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा लोगों के खड़ा होने के लिए सर्कल जो है वो बनाया गया है। ये सर्कल इसलिए बनाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंस भी रहे और कोरोना के फैलाव के बायस आप एक दूसरे को अपने आप को बचा भी सकें और मास्क वगैरह भी हो। मास्क जो है यहाँ पे लोगों ने पहना ज़रूर हुआ है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है उसकी धज्जियाँ देखें किस तरह से उड़ाई जा रही हैं। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, एक औरत दूसरी औरत के साथ इसी तरह से साथ साथ खड़ी है और इसमें से पता नहीं कितने लोगों के साथ कितने लोग हो सकते हैं कि जो कोरोना में मुब्तला हों। यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं है और सब यहाँ पर सिर्फ अंगूठों की तस्दीक करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर सूरत हाल देख लें, ये खवातीन की लाइन मैंने आपको दिखाई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खवातीन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कोरोना के हालात चल रहे हैं और किसी को भी एक शख्स से दूसरे को कोरोना लग सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा और सब लोग यहाँ परेशान हैं कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पे अंगूठों की तस्दीक नहीं हो रही है और हम परेशान हैं। और आप देखें कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। जी तो आपकी फिक्र होना शुरू हो गई है उम्र फरमा, लेकिन एटलीस्ट यू वेयरिंग अ मास्क एंड एवरीथिंग। नो बट देयर वर गोलास एंड सर्कल्स ऑन द ग्राउंड, मतलब बनाए हुए थे सर्कल्स, बताया हुआ है कि किस तरह खड़ा होना है और फिर भी सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ। लिटरली चिपके हुए हैं, एक दूसरे के हाथ लग रहे हैं एक दूसरे को। वो हम जब से बचपन में स्कूल की असेंबली में नहीं खड़े होते थे हाथ पे हाथ रख के। अच्छा, साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि 4 बजे तो ये दफ्तर खत्म हो जाने थे। ये मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले के थे, जस्ट बिफोर इट वाज क्लोजिंग डाउन। वी वांटेड यू टू हैव एन आईडिया कि आज होता क्या रहा सारा दिन, ये पता चल जाए। लाहौर में तो बहुत ही अलार्म। हैदराबाद का भी हाल देख लेते हैं और हैदराबाद से जी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। एनीबॉडी, वैसे मुझे कोई लाहौर में एहलकार नजर नहीं आया इनको कहते हुए या दूर करते हुए। नहीं, आई एम थिंकिंग जहाँ इतने हजारों लोग आ जाते होंगे तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट आई डोंट नो। अब हमारे पास कौन है? अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद नादरा के दफातर खुल गए हैं। हैदराबाद के अंदर नादरा के 6 दफातर हैं और 6 के 6 दफातर में आज से काम शुरू हो गया है। नादरा के दफातर खुलने के बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो दफातर का रुख कर रही है। हमारे कैमरामैन काशी शकील आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त भी मैं लतीफ़ाबाद में नादरा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि खवातीन और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो नादरा के दफ्तर पहुंची हुई है। यहाँ पर किसी भी किस्म के समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया है। बड़ी तादाद ऐसी है जिसने मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं और यही सूरत हाल हमने एहसास कफालत प्रोग्राम के दौरान भी देखी थी कि जो सेंटर्स हैं उनके बाहर लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है। हवाले से हमारी जब नादरा हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि नादरा के जो सेंटर्स हैं उनके अंदर तमाम SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि सेंटर्स के बाहर मौजूद है। उन्हें कंट्रोल करना उनके पास की बात नहीं है। जिस हद तक कोशिश हो सकती है वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं, लेकिन नादरा सेंटर्स के अंदर, नादरा सेंटर्स के बाहर की अगर बात करें तो बाहर सूरत हाल देखी जा सकती है कि ख़वातीन के साथ साथ जो है वो मर्द हजरात भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं और एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो नादरा के दफातर का रुख कर रही है और यहाँ पर किसी किस्म की SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जी, वहाँ पे भी कोई SOPs पर अमल दरामद होता मुझे अब आई एम सॉरी टू से लेकिन थोड़ा सा डांटना भी पड़ेगा। मतलब सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, इतना आपको पता था कि धूप है और सन ग्लासेस लगा लें, मास्क नहीं पहना हुआ, मतलब कोई फैशन ड्रिल नहीं है ये। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस और मुझे कभी कभार नहीं समझ आती कि व्हाई डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बार हाँ हम आपको ये समझा चुके हैं कि अगर कोई शख्स कैरियर है और उसने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने मास्क पहना हुआ है, देयर आर 70% चांसेस के कोरोना वायरस उससे आपको मुंतकिल हो जाए। अगर वो शख्स कैरियर है, उसने मास्क पहना हुआ है और आपने नहीं पहना हुआ, तो 10 to 20% चांसेस हैं। ठीक है, चीज में चांस अगर तो है। दोनों ने पहना हुआ है, इनफैक्ट 5% चांसेस हैं ऐसे केस में। अगर दोनों ने पहना हुआ है कि एक शख्स कैरियर है और आपने भी पहना हुआ है, उसने भी पहना हुआ है, तो सिर्फ 1.5 से 2% चांस होता है कि कोरोना वायरस एक दूसरे को लग जाए। तो क्या ही मुश्किल है मास्क पहनना या मुंह ढांपना किसी चीज। कहने का मतलब ये है इन एनी केस देयर इज ऑलवेज अ चांस एंड व्हाई टेक दैट चांस, देयर यू गो। ये सामने हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और मैं आपको बता भी देती हूँ जी। पहली तस्वीर में आपको ये नजर आ रहा होगा, उल्टे हाथ पे कैरियर है जिसको कोरोना वायरस है और सीधे हाथ पे एक सेहतमंद शख्स है। बिल्कुल, एक सेहतमंद शख्स ने मास्क पहना हुआ है, कैरियर है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, 70% चांस है कि वो सेहतमंद शख्स इससे मुतासिर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कैरियर है लेफ्ट साइड पे, उसने भी मास्क पहना हुआ है और आप जो दूसरे साइड पे खड़े हैं आपने मास्क नहीं पहना हुआ, 5% है तो आपको हो सकता है। उसके बाद जी
दोनों ने मास्क पहन के भी अगर बातें कर रहे हैं और उनमें से एक कैरियर है तब भी 1.5% लेकिन ये चीज़ चांस है। बहुत कम है। कहने का मतलब है द चांस इज ऑलवेज देयर। तो लिहाजा अगर तो आपको घर से नहीं ज़रूरत है निकलने की तो ना निकलें, बिकॉज चांस इज ऑलवेज देयर। अगर नादरा वगैरह इस तरह आपने जाना ही है तो ग्लव्स पहने, मास्क पहने, जितना प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं करें। और अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई जा रहा है कोई मोहल्ले में, कोई आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको बता ही दें, उनको आप एडवाइस कर दें, इंसिस्ट कर दें कि भाई इसके बगैर आपने नहीं जाना, नहीं जाने देंगे। कर दें। और ये आपका जो डोमेस्टिक स्टाफ है या आपके घर में जो चौकीदार है, ड्राइवर है, उनको मास्क फराहम करना आप सबकी जिम्मेदारी है। They are your responsibility। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और ज़रा कुछ डिफरेंट चीज़ है आपको दिखाते हैं। Lighten up the mood। लाइटन अप द मूड कह लें या फिर ज़रा कोरोना की बहुत बातें होती हैं तो दीगर बातें भी ज़रूरी हैं, अदरवाइज तो फिर उसी में हम घुस के रह जाएंगे। अच्छा जी। 2012 में मशहूर रियलिटी म्यूजिक शो जीतने के बाद कई सुपरहिट ड्रामों पर OSTs और गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले गुलकार नबील शौकत अली और मारूफ गुलकार अजीज सनम मारवी ने रमज़ान उल मुबारक के हवाले से एक खूबसूरत दुआया कलाम रिलीज़ किया है। वैसे कहना है जस्ट टेल हेयर कि मैं आई एम सो प्राउड ऑफ नबील शौकत। एक तो रियलिटी शो से ये जीत के आए हैं और वो भी आपको पता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ के भी कंटेस्टेंट्स थे, तो इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन, ही वन। और फिर माशाल्लाह इन्होंने इनका एक गाना है बेवजह, आपको पता है कि स्टूडियो में ब्यूटीफुल सॉन्ग, मतलब ही एक्चुअली प्रूव्ड हिमसेल्फ इवन आफ्टर विनिंग दैट रियलिटी शो। और सनम मारवी को तो हम जानते ही हैं, सहरंगेज़ आवाज़ें इनकी, अगर आप कभी इन्हें लाइव सुने ना तो शी टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड एंड देन शी फिल्स अप एन एंटायर, मैं कहती हूँ थिएटर वो फिल अप कर सकती हैं विद जस्ट हर वॉइस। अच्छा जी, ये आपको सुनाना था। और जनाब ये मैंने नहीं करनी बात, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कराची की ज़रा बात करेंगे। कराची में ख़तरनाक हीट वेव आई ही चाहती है, बस शहरियों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार है कि कल 5 मई से 8 मई तक कराची में हीट वेव की लपेट कराची हीट वेव की लपेट में रह सकता है। आप समझ हाँ, इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव के दौरान दिन में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, गर्म हवाएं यानी लू चलने का इम्कान है। अच्छा चलें फिर आगे आपको ये भी बता दूं कि अब ऑब्वियसली एक गर्मी भी है, माहिरीन भी कह रहे हैं कि दिस कैन बिकम अ वेरी टॉक्सिक किस्म की सिचुएशन बन सकती है। हमें सरदार सरफराज साहब DG मेट ऑफिस इन्होंने ज्वाइन किया, इनसे भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में गर्मी की बड़ी लहर आने का इम्कान है, तो क्या वजह है कि एक तो ये हो रही है इतनी गर्मी और कहाँ तक जाएगा दर्जा हरारत, ये ज़रूर बता दें। कराची में हीट वेव के आने का ये इसका दौरानिया कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो सी ब्रीज़ चला करती है कराची पे कल तक, यानी आज तक चल रही है अच्छी फ्रीक्वेंसी में और अच्छी स्पीड से चल रही है, गो कि अपने साथ नमी भी ज़्यादा ला रही है। लेकिन ये कि उसकी वजह से टेम्परेचर माइल्ड रह रहे हैं, 36, 37, 35, 36 इस रेंज में रह रहे थे। अब कल से ये दिख रहा है आगे की एनालिसिस, उस डेटा की एनालिसिस की बेस पे कि ये सी ब्रीज़ कदरे सस्पेंड हो जाया करेगी, ख़ासकर आफ्टरनून तक या इवनिंग तक। और नॉर्थ वेस्ट से कराची के नॉर्थ वेस्ट यानी शुमाल मगरब में जो बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हैं उनकी तरफ से हवाओं का रुख होगा कराची की तरफ, तो वो अपने साथ गर्मी लाएंगी। वो खुश्क हवाएँ होंगी लेकिन गर्म हवाएँ होंगी, तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का आपने पूछा तो वो 40 से 42 की रेंज हम देख रहे हैं। ख़ासकर 6 और 7 तारीख को 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें 42 और 43 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो वेरी हॉट बट ड्राई वेदर होगा ये 2-3 दिन। वेरी हॉट 42 तो सुन के, क्योंकि जब 42 कहा जाता है तो इट फील्स लाइक 55, तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा सरफराज साहब, 4-5 साल पहले इन्हीं दिनों में जो हीट वेव आई थी उससे बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ था, हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। शहरी क्या एहतियात करें और हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने पड़ेंगे, क्योंकि खुदा न खास्ता वही सूरत हाल ना पैदा हो जाए ना, पहले ही हम एक आफत से नबर्द आज़माएं। हीट वेव में और इसमें बहुत फ़र्क है कि वो हीट वेव थी ड्यू टू डिप्रेशन फॉर्मेशन इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में एक डिप्रेशन बना था और उसकी वजह से नमी भी बहुत ज़्यादा थी, तो नमी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा था और टेम्परेचर भी 44 तक जो मैक्सिमम गया था, 44 या समथिंग गया था, और नमी भी मोर देन 60% ह्यूमिडिटी थी, तो वो हीट इंडेक्स बहुत बढ़ गया था उससे। ये जो हीट वेव है ये उस तरह की नहीं है, क्योंकि ये ड्राई विंड की वजह से आएगी इस तरफ कराची की तरफ, जो हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, डिप्रेशन की तरह की नहीं है, तो उस तरह की सूरत हाल अल्लाह ना करे नहीं होगी।
एहतियाती तदाबीर का जो आपने पूछा तो उसमें ये कि दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के जो औकात होते हैं ये पीक टेम्परेचर के औकात होते हैं, पीक आवर्स होते हैं। इसमें शहरी एहतियात करें कि बाहर खुले आसमान के नीचे उसमें ओपन सन के नीचे कम से कम जाएं, और अगर बहुत ही ज़रूरी आपको जाना ही हो तो सर ढाँप के जाएं, कोई गीला कपड़ा लेके, गीला तौलिया लेके सर पे जाएं। और इस दौरान आप गहरे कलर के कपड़े ना पहने, हल्के कलर के और हल्के कपड़े पहने। ये एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं। बाकी तो रमज़ान है, ज़ाहिर है उसमें हम कुछ पानी वानी का तो तजवीज़ नहीं कर सकते। जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक दफ़ा फिर रिपीट कर दी है, बिकॉज़ ये सब कुछ तो अगर तो नहीं निकलना लोगों तो बिल्कुल अगले कुछ दिनों में ना निकलना सबसे अच्छा तो यही होगा। सरफराज साहब ये भी बता दें कब तक इम्कान है कि ये हीट वेव ख़त्म हो जाएगी? अब ये तो पता है कि 3-4 दिन तो आपने बता दिया, लेकिन ये क्या ख़त्म हो जाएगी? और साथ साथ ये भी कोई खुशखबरी दे दें कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि बाकी सारे मुल्क में हो रही है। जी, हीट वेव का दौरानिया बस 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन होगा, यानी 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। उसमें बिलखुसूस 6, 5, 6 और 7 तीनों दिन तो हैं, और हो सकता है कि 8 तारीख को भी टेम्परेचर कुछ नीचे तो आ जाएगा, लेकिन 38-39 तक फिर भी जा सकता है 8 तारीख को भी। बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है कराची में। मई और जून आपको पता है कि ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं कराची में, तो फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है सच। जी, बहुत शुक्रिया आपका डीजी मेट कभी सरदार कभार दिल सरफराज चाहता साहब है ना हमारे कि साथ कोई दिल मौजूद रखने हैं। के लिए कह दे कि जी बारिश हो जाएगी, नहीं, अभी लेकिन कोई हम चांस नहीं है। दे तो फैक्चुअली आपको करेक्ट बात ही बतानी होती है, तो बारिश का तो कोई चांस नहीं है इधर। लेकिन गर्मी का आपने प्रॉपर एहतियाती तदाबीर आई होप सुन ली हो। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जाहिर है रमज़ान है, पानी वगैरह का तो उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सर पे गीले तो रुमाल आप- से हाँ। अपना सर कवर कर सकते हैं, छतरी ले सकते हैं, हल्के रंग के हवादार कपड़े पहन सकते हैं। तो जैसे सब कि कुछ तो कर ये सकते हैं। रंग नहीं पहनना, हाँ। ये मैं एक्चुअली इसीलिए पहन के आई थी ताकि आपको बताएं बता आप सकूं ये नहीं कि आपने ये रंग नहीं सफ़ेद पहना। कपड़े, ऑफ वाइट, इस तरह के कपड़े पहने, लाइट कलर। लाइट रंग्स, लाइट। वेलकम बैक जी। Welcome अच्छी back. बात यह है कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स मैदान में आ गई है। काफ़ी दिन से हमें ज़रा इंतजार था। नौजवानों का सही इस्तेमाल किया गया तो ज़रूरतमंदों का बड़ा भला होगा। उसने मुल्क भर में आज से अपना काम शुरू किया है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के लिए तकरीबन 10 लाख अफराद ने अपना अंदराज जो है वो करवाया है, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, रिटायर्ड फौजी और दीगर शामिल हैं। ताहम वफाकी हुकूमत का कहना है कि सिंध में इस फोर्स को काम करने की इजाज़त नहीं। कराची से लेके हैबर तक टाइगर फोर्स मुतहरक होगी। हुकूमत ये मेक श्योर करेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे अपने इलाके की कोरोना रिलीफ की सरगर्मियों में खिदमात सर अंजाम दे सकें। ये वो तमाम 1,54,000 नौजवान थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, और सिंध हुकूमत ने सिर्फ इस बुनियाद पे उनसे काम करने से माजत कर लिया है, चूँकि शायद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है। चलिए जी, उस्मान डार साहब इज़ लुकिंग आफ्टर दिस, और वी आर रियली होपिंग कि वहाँ तक ये टाइगर फोर्स पहुँच सके, फारफ्लंग एरियाज तक, जहाँ तक आम हमारी NGOs मेन मेजर अर्बन एरियाज तक ही पहुँच पाती हैं। दूर दराज इलाकों तक रसाई मुश्किल होती है। हुकूमत की रसाई होगी तो आसान हो जाएगा। फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया फैसल। आई होप आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और आप ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। आप ज़रा बता सकेंगे थोड़ा सा हमें कि ये टाइगर फोर्स अब जब मैदान में आ गई है तो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल आप लोग तो सुबह प्रोग्राम करते हैं, और अब आपका रमज़ान में रूटीन चेंज हो गई है, आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है इस वक्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं और लोगों को मालूमात भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो ये जो आप जानना चाह रहे हैं कि टाइगर फोर्स बन गई है, लेकिन आप इसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी? थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने की, इस पर तफसीली एक गुफ्तगू की है और लोगों को बताया कि अब करना क्या है। अच्छा, अब जो वॉलंटियर्स हैं, आपको पता है जब वॉलंटियर्स होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो रज़ाकार होते हैं, उनमें पैशन बहुत होता है, जज्बा बहुत होता है, लेकिन उस जज्बे और पैशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके जो है ये चलाया जा रहा है, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके थ्रू इनकी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं लगाई जा रही हैं। अच्छा, उन जिम्मेदारियों में नंबर 1 है क्वारंटीन सेंटर्स जो बने हैं
वहां पर इन्होंने जाना और जाके वहां पे अपना अपना काम करने हैं और लोगों की खिदमत करनी है, वहां देखना है कि किस तरह से चीजें हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और दूसरा, एहसास सेंटर्स जो बने हुए हैं वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है, जो तकसीम हो रहा है, उसका भी जायजा लेना है, वहां पर भी जाना है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ मिलके जो ड्यूटीज हैं मसाजिद के अंदर, जो SOPs हैं, लोगों को जाके देखना है कि वो SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसमें लोकल पुलिस के साथ भी उन्होंने ताउन करना है। साथ ही में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी इनकी ड्यूटीज जो हैं वो मुख्तस की जाएंगी और वहां पर भी ये जाके जायजा लेंगे। कीमतों के एतबार से भी, डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से भी, लोगों को जो है तमाम तरह सहूलियात मुहैया करने के एतबार से भी। और इसी किस्म की बाकी जो हैं रजाकाराना तौर पे जो इनकी ड्यूटीज हैं वो लगाई जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूनियन काउंसिल लेवल तक है, ये विलेज काउंसिल लेवल तक है, ये बल्कि नेबरहुड काउंसिल लेवल तक है। और वहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटीज बनी हुई हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे लोकल पॉलिटिकल नुमाइंदे भी हैं उसमें, यानी कि MPA भी है उसमें। और ऊपर अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो उसमें MNA भी बीच में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कमाल एक मैकेनिज्म बना दिया इन्होंने। Absolutely, it sounds very good because everybody will be answerable then। मतलब इतना आपने इसको बना दिया ऐसा। फैसल, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, बल्कि अभी हम बता भी रहे थे कि हुकूमत का कहना है कि सिंध में इस फोर्स को काम करने की इजाज़त नहीं है, तो इसकी रीजनिंग आप शेयर कर लें। क्योंकि डेफिनेटली वॉलंटियर्स तो यहाँ से भी बहुत वॉलंटियर्स ने किया है कि हमें भी टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना है। देखिए, इनको इजाज़त है, लेकिन सिंध वाले जो है वो खुद ही जो है उन्होंने कह दिया ना। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर इन्होंने काम कर रहे हैं, वैसे ही तो नहीं शुरू हो जाना। वो मैंने जो पहले आपने जो बात की कि एक मुनज़्ज़म और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटीज जो हैं सर अंजाम देनी है रज़ाकाराना तौर पे। अब जब वो तैयार हैं, टाइगर फोर्स तैयार है, जब वफाकी हुकूमत तैयार है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो कहती है कि नहीं, यकीन करें ये बड़ा गलत वो कर रहे हैं। ये लोगों का पैशन है, लोगों का जज्बा है, लोग इससे कतई नजर के वो किस पॉलिटिकल पार्टी में है। 10 लाख लोग रजिस्टर हुए, प्रोफेशनल्स हुए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, वो पीपल्स पार्टी PMLN या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं। आप क्यों इनको डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, और कराची से जाहिर है मैंडेट भी दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम यहाँ जरूर ये कहना चाहते हैं कराची का मैंडेट भी है आपके पास। वी आर इन अग्रीमेंट विद यू, डेफिनेटली टाइगर फोर्स को कराची में भी आने की इजाजत होनी चाहिए। तादाद आई है कराची से, लाड़काना से, सखर से, हैदराबाद से, और कराची के अंदर जो इलाके हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी गई नहीं है, ये लोग तैयार है। मच्छर कॉलोनी, बादरोबाद, आपका लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी वाले कहाँ गए? चले, we'll speak to somebody from Sindh government। वैसे अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हम तो कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं, कोऑपरेशन के लिए टाइगर फोर्स से, लेकिन फिर भी हम उस पे लेंगे। और फैसल, क्विकली आपसे रिलीफ फंड का भी बता दीजिएगा, कितने पैसे अब तक जमा हो गए डोनेशन में? जी अब्दुल्ला, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन एक बात करूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो सूबे के मातहत काम कर रही है, उनकी स्टीयरिंग कमेटी है। मैं आपको एक चीज व्हाट्सएप करूंगा, पूरा PDF डॉक्यूमेंट कि किस तरह से ये टाइगर फोर्स ऑर्गेनाइज तरीके से विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग MNA, MPAs एंड यूनियन काउंसिल एंड नेबरहुड काउंसिल तक इनकी चीजें हैं। तो सिंध हुकूमत को दरखास्त करेंगे कि ऐसे मत करें, ये लोगों का पैशन होता है, जज्बा होता है वॉलंटियर्स का। और हम भी फैसल आपकी इस बात में बिल्कुल बात हम भी दरखास्त करेंगे, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ये होना चाहिए जल्दी से। फैसल, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, फंड्स के हवाले से बता दें। फंड्स के हवाले से ये है खुशखबरी कि 3 अरब रुपया जो है उससे ज्यादा इस फंड में जमा हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इसमें एक जबरदस्त जो है प्राइम मिनिस्टर जो है इस कैंपेन पे सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ एक चीज कर दी कि अब अगर आप 1 रुपया देंगे तो हुकूमत जो है उसमें 4 रुपए अपनी तरफ से डालेगी। तो आप बढ़ चढ़ के आपने मजीद कंट्रीब्यूट करना है। आप नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाएं, अकाउंट नंबर भी वहां पे मौजूद है। और साथ ही में आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपने घर बैठे SMS से 6677 पर फंड लिखकर भेजें
तो 20 रुपए फी SMS उसमें आ जाएगा। जितने ज्यादा SMS उतने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन और इसी पैसा और जैस कैश से भी चले, आप उसमें फंड भेज सकते हैं। होपफुली फैसल आप तमाम ये रिस्पांसिबिलिटीज अपनी पूरी कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे होंगे। थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड वी आर रूटिंग फॉर द टाइगर फोर्स टू वर्क आउट बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इतनी तादाद में खासतौर पे उन्हीं इलाकों के लोग अगर उनको, बिकॉज दे आर द बेस्ट जज और उनको सबसे अच्छा पता होता है और देखिए पूरे शुरू में एरियाज इस पे का। तनकीद हुई और इसके नाम पे भी तनकीद हुई और हमने भी यहाँ पे तनकीद की, लेकिन अब ये वो वक्त ही नहीं है कि हम एक पॉइंट को लेके पकड़ के बैठे रहें। काम अच्छा वो होना चीज चाहिए। आगे, वो चीज हम सबको आगे बढ़ जाना चाहिए। अब ये पोस्ट बन गई है, अब हम सबको ये तवक्को करनी चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि ये काम अच्छा कर सकें। बेशक, इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा होपफुली। अच्छा जी, ये एक तो हमने ऑब्वियसली आपको बताना था। इसके बाद एक और चीज़ जनाब, कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर यूरोपीय मुल्क है स्पेन में अब भी लॉकडाउन जारी है। दारुल हुकूमत मैड्रिड में शहरी 6 हफ्तों से मुसलसल घरों में बंद हैं। हुकूमत की जानिब से उन लोगों के लिए तफरीह का इंतजाम किया गया। क्या किया गया है? अच्छा जी, ये दिखा भी रहे हैं, गली मोहल्लों में जी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहां फिल्में दिखाई जा रही हैं, तो लोग अपनी बैल्कनीज और खिड़कियों से ये फिल्में एंजॉय कर सकते हैं। और एंगल भी ऐसे अब्दुल्ला चूज किए हैं लगाने में, बड़ा काम गया है इसके अंदर कि पीपल कैन एक्चुअली व्यू दोस स्क्रीन्स विदाउट कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अच्छा, वैसे तो उनको घरों से अभी भी इजाजत नहीं है निकलने की, लेकिन चूंकि आपको पता है कि बड़ा यूरोपियन कल्चर है बैल्कनीज वगैरह का, तो दे कैन कम आउट इन देयर बैल्कनीज एंड वॉच दीस मूवीज। ज़्यादातर नेबरहुड्स हमने जितने भी देखे हैं फुटेजेस में हुमा, और वो बड़ी करीब करीब बैल्कनीज होती हैं एक दूसरे के, तो वो आपस में भी गुफ्तगू शनीद हो सकती है। हाँ, तो ऊपर आप नीचे दाएं बाएं, वो ही कह रहे हैं ना, फिजिकल डिस्टेंस रखें, बट मना नहीं है एक दूसरे से बातें करने का। हमने लंदन की कितनी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं जहां आपको पता है छोटे छोटे कॉटेजेस घर होते हैं, अपने अपने गार्डन में लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपस में। ये सारी आवाज़ किस तरह आ रही होगी इस फिल्म की? ऐसे देखेंगे, पढ़ेंगे, स्पेन जाके पता कर लो। नहीं, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए हैं एंड बिसाइड्स इट्स जस्ट अ नोवेल आइडिया। लोग देख रहे हैं, आई डाउट कि कोई बैठ के 3 घंटे की कोई बॉलीवुड मूवी अच्छा जी, देखेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेक केयर। वेलकम बैक एंड आई हैव टू से हियर कि इस वक्त अगर आप बाहर कहीं निकलें, जिस तरह हम अपने घरों से निकल के ऑफिस तक आते हैं, तो बिल्कुल कोई हालात ऐसे नहीं लग रहे जैसे कोई लॉकडाउन हो। बल्कि आई एम नॉट इवन सेइंग कि जी लॉकडाउन में नरमी आ गई हो, लॉकडाउन लग ही नहीं रहा, इतना रश। एंड कहना है अब्दुल्ला पॉइंट आउट कि हमारे जहाँ ऑफिस आने के लिए CM हाउस के सामने से गुजरना होता है, वो पूरा स्ट्रेच बंद कर दिया है। उसके लिए एक ऑल्टर्नेट रूट बनाया गया और उस रूट पर अल्लाह माफ करे, क्या गाड़ी से गाड़ी, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल, बंदे से बंदा चिपक के सबको गुजारना पड़ रहा होता है, और वहाँ पे मुझे समझ नहीं आता कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करें। और फिर अगर शहर के अंदर ये हाल है तो बाहर का भी दिखा देते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे जो कि अल्टरनेट रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये लें जी सामने बम्पर टू बम्पर कार रश वहाँ पड़ा हुआ है। दीज रूट्स आर ओनली यूज जब शहर के अंदर बड़ा रश होता है, तो लोग ये वाला रूट यूज करते हैं। तो आप सोच ही अंदर क्या हाल है। अच्छा, वैसे अगर ये जुज़वी लॉकडाउन भी है तो मुझे बताएं कि ये सारे लोग सड़कों पे क्या करने के लिए निकले हैं? What are they doing? Everything is like I guess operating at a normal pace now. और आई मीन काफी दफातर ओके फाइन, जो फैक्ट्रीज वगैरह जो चीजें खुली हैं वो तो खुली हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो सपोजिटली बंद होनी चाहिए, है ना अब्दुल्ला? तो वी स्टिल गेट टू सी इतना ज्यादा रश, इतनी ज्यादा गाड़ियां, लोग किधर जा रहे हैं? तो इसके बारे में करना कुछ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ हम ये बातें कर रहे हो कि एहतियाती तदाबीर, लॉकडाउन, डिस्टेंस अपना रखें, तो वो तो सब कुछ फेल हो जाता है व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस। अच्छा जी, ऐसे में दुनिया में बड़े बड़े नॉवल आइडियाज़ भी आ रहे हैं डोनेशंस देने के लिए, इकट्ठी करने के लिए। अभी हम फैसल जावेद साहब से भी बात कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि जो रिलीफ फंड है उसमें काफ़ी पैसे अब जमा हो गए हैं। लेकिन दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा ने डोनेशन जमा करने का एक और ही तरीका शुरू किया है। कैन आई एक्सप्लेन प्लीज़? बुर्ज खलीफा पे 12 लाख जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं। 828 मीटर ये बुलंद इमारत है। हाँ, और ठीक है, लेकिन 12 लाख लाइट्स का तो सुन लो ना। तो जी एक लाइट भी, सारी लाइटें बंद हैं। अगर तो आपने लाइटें चाहते हैं कि ऑन हो, तो एक लाइट का आपको 10 दिरहम देना होगा। एंड पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ऑलरेडी जी एक लाइट रोशन करने के 10 दिरहम है, और अब तक 1,80,000 लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। सो पीपल आर डोनेटिंग। और आपको ये भी बता दें कि ऑब्वियसली काफ़ी वहाँ तो दुनिया के पास पैसा होता है। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ मेकिंग डोनेशंस एज वेल। और जो चंदा इससे इकट्ठा होगा इस मुहिम के तहत 12 लाख खानों के पार्सल जो है वो तैयार किए जाएंगे और फिर वो बांटे जाएंगे लोगों में। अब्दुल्ला, कितनी अच्छी बात है।
बात है। और हुमा, आपको पता है कि वहाँ हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी कितनी बड़ी तादाद में रहती है जो कि इस वक्त जॉबलेस हैं, जो कितनी मुश्किल में हैं। ज़ाहिर है उनके अपने लोकल्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम, लेकिन ये जो वर्किंग क्लास है वो बड़ी मुश्किल में है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है। और बेसिकली ये हुआ है इस टाइम के आधी लाइटें जल रही हैं बुर्ज खलीफा की और आधी बंद है। अभी आई एम श्योर ये तब बढ़ ही जाएंगी। लोग तो 10-10 दिरहम कोई बड़ी चीज़ नहीं होती देने के लिए एक लाइट ऑन करना, एंड देन यू नो यू आर डूइंग इट फॉर अ गुड कॉज। सो दिस इज इसको कहते हैं दिस इज द 12 लाख हैं तो आधी भी नहीं है, 1,80,000 अभी तो जल रही हैं, अभी तो बिल्कुल एक पैच ऑन रोशन हुआ है। तो अभी लोगों ने अभी तो स्टार्ट किया ना, तो हम तो वैसे ही बता रहे हैं दिस इज अ वेरी नोवेल आइडिया ऑफ जनरेटिंग फंड। अच्छा, वी आर गोइंग टू सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। यही कहना था। वेलकम बैक, गुड इवनिंग वंस अगेन। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, क्या हर रोज़ आपके जहन में भी ये सवाल होता है कि आज क्या पकाया जाए? बहुत बड़ा सवाल है। इनफैक्ट ये मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मुझे ये सवाल नहीं पसंद। इट्स अ प्रॉब्लम और इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। और शुरू में तो थोड़ा सा घर वालों से भी पूछ लो, मियाँ से भी पूछ लो, तो रोमांटिक भी हो जाता है, आज आप क्या खाएंगे। अब तो वहाँ भी तंग आ गए कि भाई डोंट आस्क। अच्छा, वैसे भी रमज़ान में ना हर किसी की अपनी थ्योरी होती है। जैसे हमारे घर वालों की थ्योरी है कि सहरी में चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे प्यास बहुत लगती है। ऑन द कॉन्ट्री कुछ लोग खाते ही चावल हैं, तो ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है इन सारी थ्योरीज में। देखिए अब्दुल्ला, मैं तो सहरी पे बाय द वे सालन टाइप चीज़ें वैसे भी नहीं खा सकती, हालांकि बड़ी पॉपुलर चीज़ होती है कि सहरी के वक्त आप सालन खा लें। भी टॉप स्टोरी अपने साथ। कोरोना वायरस कराची के डॉक्टर फुरकान की भी जान ले गया। कोशिश के बावजूद वेंटिलेटर न मिल सका। डॉक्टरों ने ऐसे हालात से खबरदार किया था, लेकिन कहा गया डॉक्टर्स सियासत करते हैं। कोरोना के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मुतमईन नहीं। हुकूमत पर वाजे कर दिया, एक हफ्ते में जामे पॉलिसी ना आई तो अदालत अबूरी हुक्म जारी करेगी। और आप घर बैठे आसानी से सेहत की तमाम सहूलतें हासिल कर सकते हैं। कैसे, बताएंगे। अच्छा, ये जो डॉक्टर फुरकान वाला मामला है ना, कल से सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और खासा हौला देने वाला और डरा देने वाला मामला है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कराची के डॉक्टर फुरकान हो या कोई भी कहानी उठाकर देख ले, साफ नज़र आ रहा है कि कोरोना खतरनाक रफ्तार बढ़ रहा है और तिब्बी अमला बराह रास्त निशाने पर है। हुकूमत अपने डॉक्टर्स की नहीं सुनती तो कम अज़ कम आलमी इदारा सेहत की ही सुन ले। गुज़िश्ता रोज़ आपको बताएं कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर फुरकान जान की बाजी हार गए। डॉक्टर फुरकान 4 दिन पहले कोरोना का शिकार हुए थे और उन्हें वेंटिलेटर की अशद ज़रूरत पड़ी, लेकिन कहीं वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। अहले खाना 2 घंटे से ज़ायद डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में लेकर वेंटिलेटर तलाश करते रहे। आखिरकार मुर्दा हालत में ओजा अस्पताल पहुँचाया गया और ये वही सूरत हाल है जिसकी गुज़िश्ता दिनों लेडी डॉक्टर्स ने रोते हुए निशानदेही की थी। एक दफ़ा दोबारा आपको याद करा दें। की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर बढ़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। थैंक यू। गुज़श्ता दिनों कोयटा सिविल अस्पताल के 2 डिस्पेंसर भाई कोरोना से लड़ते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गए। सिंध में 10 माह के बच्चे की मां एक लेडी डॉक्टर कोरोना से मुतासरा हैं। ये बात सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने खुद बताई। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल और दूसरा 10 माह का, जो कि अपनी वालदा के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर, उस औरत के ऊपर डिपेंडेंट है। उस औरत ने तो सोशल डिस्टेंसिंग की, उस औरत ने तो एहतियात की, लेकिन जो लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे शायद उन्होंने एहतियात नहीं की। उस औरत को तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस की कोई तकलीफ़ उस औरत को नहीं थी, लेकिन शायद ऐसे लोग थे जो अपने घरों से बाहर निकले जिनके सिम्टम्स थे, जिन्होंने ये वायरस उस औरत को ट्रांसमिट किया।
आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अब कुछ ममालिक मामूल की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती कोरोना ख़तरनाक रहेगा। वज़ारत कौमी सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त 200 से ज़ायद डॉक्टर्स समेत 450 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासर हैं। 4 डॉक्टरों समेत 9 हेल्थ वर्कर्स शहीद भी हो चुके हैं। इसी पे सबसे पहले बात करते हैं सीईओ इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वी नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना का शिकार होने वाले डॉक्टर फुरकान की मौत की खबर अफसोसनाक है। तशवीश की बात यह है कि उन्हें वेंटिलेटर मैसर नहीं था। तो कोरोना के मरीज़ के लिए वेंटिलेटर कितना अहम होता है ये बता दें, और क्या पस मंज़र है, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं क्या वेंटिलेटर्स कराची के? जी, पहले तो मुझे हम सबको अफसोस है हमारे कम्युनिटी के से, और हम सब लोग उसके लिए सूरह फातिहा रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इनके तो कोरोना के पेशेंट 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर फुरकान के साथ एक इशू जो था, जो एक्चुअली रियलिटी ये थी कि डॉक्टर फुरकान अपने घर पे अपना इलाज कर रहे थे और इनकी एक नीस भी डॉक्टर है जिनको कह रही थी कि आप अस्पताल आएँ। और लेकिन ये एक और चीज़ जो डेवलप हो गया है वो है सोशल स्टिग्मा, कि लोग बता नहीं रहे हैं और अपनी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। इनको सांस की तकलीफ थी, इन स्पाइट ऑफ उन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला कि वो आए हॉस्पिटल में, नहीं आए। जिस दिन सुबह कल जो है इनका इंतकाल हुआ, सुबह भी उनको कहा गया था कि वो आए, और लेकिन जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो वो लेके निकले और वहाँ पर पहुँचे SIUT। तो फिर वहाँ से फिर उनको मूव किया गया, शायद वहाँ पर वेंटिलेटर ऑक्यूपाइड थे तो मूव किया गया वहाँ पर ओजा की तरफ। तो लेकिन उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। वेंटिलेटर इस वक्त तकरीबन कराची में 96 वेंटिलेटर्स हैं जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए हैं, और उसमें से 26 पेशेंट पे या 27 पेशेंट वेंटिलेटर पे पेशेंट हैं। बाकी ये 30% बाकी वेंटिलेटर खाली है। ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले होने की वजह से ये हुआ था, और जिसमें डॉक्टर साहब का अपना वो था, और क्योंकि वो एक सोशल स्टिग्मा बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों उसको हमको हैंडल करना होगा कि लोगों को ये चीज़, इससे अगर लोगों को ज़रा भी तकलीफ बढ़े तो उनको चाहिए हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, वहाँ पर एटलीस्ट उनकी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर बारी, आपकी बात से तो लग रहा है थोड़ा सा मिस हैंडल खुद ही मामला हो गया डॉक्टर फुरकान का। डॉक्टर बारी, ये बताइएगा कि तिब्बी माहिरीन इंक्लूडिंग योरसेल्फ खबरदार करते रहे हैं कि कोरोना के मरीज बढ़ने लगे तो हमारा सिस्टम उन्हें संभाल नहीं पाएगा। खुदा ना खास्ता क्या वो पॉइंट आ चुका है हमारा? हाँ, अभी तो नहीं आया है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर इतना मरीज बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके वो ज़्यादातर आइसोलेशन के वो पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक वक्त आ सकता है, अगर इसको हमने हैंडल नहीं किया तो ये वक्त आ सकता है, क्योंकि पीक पाकिस्तान का पीक जो है ना मई के तीसरे हफ्ते में या दूसरे तीसरे हफ्ते में आएगा, तो इसलिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ पिछले एक हफ्ते में मुल्क भर में 250 से ज़ायद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अफराद को कोरोना वायरस लग गया है। किन इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब आपको नज़र आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी स्टेटिस्टिक बिल्कुल ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से केसेस में भी इजाफ़ा हो रहा है और अमवात में भी इजाफ़ा हो रहा है, जो कि बहुत तशवीश की बात है। और देखा ये गया है कि पेशावर में KPK में के इलाके में ज़्यादा अमवात हो रही हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और फिर सिंध में भी तादाद बढ़ रही है, और पंजाब में कुछ कम आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह है जो वो नज़र आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब ने टेस्ट करने की जो रफ्तार थी वो कम कर दी है। इसी तरह से सिंध में भी कुछ कमी नज़र आ रही है। तो पता नहीं क्या बात है कि जब तक हम टेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, केसेस शायद इससे ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन चूँकि टेस्ट प्रॉपर नहीं किया गया है, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे मुल्क में कितने कोरोना पॉजिटिव लोग हैं जो कि एक दूसरे को लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक भी हैं जिनमें कोई अलामात मौजूद नहीं हैं। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं आवाम से भी कि अपनी हिफाजत करें, घर पे रहें,
हाथ को जब बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। और हुक्मरान से कहते हैं कि जी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए ताकि ये पता चले कि हमारे मुल्क में कितने कोरोना वायरस के मरीज हैं। ठीक, डॉक्टर कैसे सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हुसैन अहमद हारून साहब ने, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन KP को बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बहुत बड़े हैं और इसके साथ ही डॉक्टर्स में भी बड़ी तादाद में ये वायरस जो है वो मुंतकिल हुआ है, तो सूबे में तिब्बी अमले के लिए हालात कितने ख़राब नज़र आ रहे हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे अस्पतालों में फैसिलिटीज़ जो हैं, अभी आपने देखा कराची में कल डॉक्टर फुरकान जो था वो 2 घंटे तक बेचारा जो था वो रोड पे एम्बुलेंस में घूमता रहा, लेकिन उसको कहीं जगह ना मिली। ये ऐसा ना हो कि ये बीमारी बढ़ जाए और बीमारी के बढ़ने से ये जो है तादाद जिस तरह बढ़ती जाएगी उस तरह अस्पतालों में कैपेसिटी कम होती जाएगी। हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी भी कैपेसिटी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में जो आपके इंटेंसिव केयर यूनिट्स के एक्सपर्टीज भी नहीं है इतने, जिसकी वजह से अब वेंटिलेटर पे जो पेशेंट डाले जाते हैं उन पेशेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। हुकूमत को चाहिए कि वो एक खास अदारा, एक खास फौरी अदारा बनाए जो कि वेंट पे लोगों को ट्रेन करे, ताकि पेशेंट को वेंट पे डाला जाए, वेंटिलेटर पे डाला जाए, उसको उसकी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी तक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे कोई तकरीबन 58 डॉक्टर जो हैं वो सफ़र हो चुके हैं। इसी तरह 40 नर्सेज जो थी वो सफ़र हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। इस तरह जो हमारे पैरामेडिक्स के तकरीबन 38 लोग जो हैं वो सफ़र हो चुके हैं। इसी तरह आप देखें कि हमारे जो अभी तक 26 नर्सेज जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं। इस तरीके से अगर आप अपने इन फ्रंट मैन फौजियों का, ये जो हमारे जिसको आप फ्रंट लाइन सोल्जर कहते हैं, इनका आप ख्याल नहीं करेंगे, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी और फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई नहीं होगा। हम बड़े डॉन्टिंग नंबर्स बताएं डॉक्टर साहब। हालिया दिनों में कोरोना केसेस सामने आने की तादाद में ज़ाहिर है बहुत इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत लॉकडाउन में ज़ाहिर मज़ीद नरमी की तरफ जा रही है, तो इस सूरत हाल में डॉक्टर्स हुकूमत को क्या मशवरा दे रहे हैं? हम फिर ये कहते हैं कि इसका इलाज लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ये 15 मई तक इस लॉकडाउन को कायम रखे। 15 मई के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बीमारी जो है अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन अहमद हारून हमसे बात कर रहे थे और KP में क्या हालात हैं वो बता रहे थे। ह्यूज नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स जो कि वहाँ इफ़ेक्ट हुए हैं, विच इज़ वेरी बैड। और अगेन हम यही कहेंगे कि अगर हमारे डॉक्टर्स ही इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गए, आगे क्या कहूँ, आगे तो आप बात समझ ही गए होंगे। बार बार हम आपको ये याद दिलाते हैं कि अगर तो आपको कोई भी एलिमेंट है, कोई बीमारी आपको फील हो रही है, या फिर इस कोरोना से पहले भी कोई क्रॉनिक बीमारी आपके साथ चल रही थी, बट नाउ सडनली यू कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि कोई भी एडवाइस नहीं करेगा इस वक्त हॉस्पिटल जाना, फिर भी आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान का एक ऐसा हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जहाँ तमाम तर तिब्बी सहूलियात एक ही जमा कर दी गई हैं, एक ही जगह जमा कर दी गई हैं, और यहाँ आप डॉक्टर से बात करने के अलावा सेहत की दीगर सहूलियात से भी घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, shifam.com ये है प्लेटफॉर्म, और शिफाम एक नहायत सादा और इस्तेमाल में इंतहाई आसान एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर बआसानी इस्तेमाल की जा सकती है, और इसकी स्पेलिंग है जी SHIFAAM। तो इसे हम शिफा आम भी कह सकते हैं और शिफम भी कह सकते हैं। शिफा आम, हाँ, ये होगा शिफाम एक्चुअली, पता भी कर लेते हैं जी। शिफा आम की CEO लैला जंग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लैला। ज़रा पहले तो ये नाम की कंफ्यूजन ही आप क्लियर कर दें, शिफा आम ही है ये? Assalamu alaikum. Thank you Abdullah and Homa for giving me this opportunity. So root word yes शिफा आम से निकला है, शिफाम हम इसको कहते हैं, लेकिन रूट वर्ड यस शिफा आम ही है। जबरदस्त। लैला बताइएगा किस तरह, वेल द आइडिया इज ग्रेट बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, बट हाउ डिड यू कम अबाउट? So yes, I myself am from one of those areas जहाँ health care जो है वो काफ़ी remote है और हर किसी को accessible नहीं है। तो हमने लास्ट ईयर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, कीपिंग ऑल दोज कंडीशंस के वहाँ से मरीज आते हैं यहाँ पे, एक कॉस्ट उनकी ऐड होती है,
तो हमने उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया। तो पिछले साल तक तो हमारा फिजिकल पे ज़्यादा जोर था, लेकिन इस साल ड्यू टू द कोरोना वायरस अभी हमारा फिजिकल डॉक्टर तो इतना नहीं है, OPDs वगैरह भी बंद हैं, तो हमने ये वर्चुअल कंसल्टेशन अपना जो है ज़्यादा पुश किया है। तो इसमें पेशेंट डॉक्टर कंसल्टेशन है एंड इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसमें दो नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें दो तो सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि कोरोना वायरस की जो अभी ये वबा फैली है उसमें डॉक्टर्स को मरीज़ों से, जैसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको अंडरलाइन कंडीशंस हैं और वो नहीं आ सकते या उनको मेडिकेशन के ऊपर कोई एडवाइस चाहिए या डोज को रिड्यूस करना है, तो उस लिहाज से जो है आप ये प्लेटफॉर्म बाइजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में बैठ के अपने फ़ोन से, हमारा ऐप भी है और हमारा ब्राउज़र भी है, तो आप मतलब इट्स बेसिकली अ क्लिनिक ऑन द गो। राइट लैला, ये भी बताइएगा बिकॉज हमने कुछ ऐसे सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पहले भी देखे हैं, ज़रूर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि ये डज इट वर्क वेल, जस्ट एज गुड एज कि कोई पेशेंट खुद डॉक्टर के पास जाए? बिकॉज आई एम थिंकिंग कि बहुत से लोग जो कि अपने स्मार्टफोन्स यूज़ कर सकते हैं, जिनको इसके बारे में पता है वो तो बात कर लेंगे, बट अ लॉट ऑफ डिजर्विंग पीपल जिनके पास शायद स्मार्टफोन्स ना हो, ब्राउजर वगैरह कुछ नहीं खोल सकते या उनको नहीं आते, तो हाउ डज दैट वर्क out? Okay, so a brilliant question because we're working on that area also. पहले तो मैं thank you अदा करना चाहूँगी, हमारे 150 डॉक्टर्स हैं जो प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उन्हें वॉलंटरी सर्विस फ्री कंसल्टेशन देने का जो है वो किया है हमारे साथ एक मुआहदा, एंड उसमें ये है कि वी आर रीचिंग आउट टू द रिमोट एरियाज ऑफ कराची एंड इवन इन बलोचिस्तान, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद बलोचिस्तान और सिंध से है, तो मैंने कहा कि वहाँ हमें हेल्थ केयर को रीच आउट करना चाहिए। तो उस लिहाज से हमने क्या किया है कि फिजिकल क्लिनिक को वर्चुअल क्लिनिक के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो छोटे डिस्पेंसरीज जहाँ ऑलरेडी खुले हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आ रहे, हमने एक बंदा असाइन किया है, एक कंपाउंडर या नर्स, तो वो ये करता है कि जब मरीज उनके पास आता है, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उनको पता है डिस्पेंसरी किधर है। तो थ्रू द डिस्पेंसरी वीव अटैच्ड आवर सिस्टम एंड वीव मेड इट पॉसिबल थ्रू आवर टेक्नोलॉजी कि वहाँ पे कंपाउंडर उनको कनेक्ट करके और उनसे जो है ये वर्चुअल कंसल्टेशन करवा देते हैं। अच्छा, उसका दूसरा फायदा ये है कि वो BMIs भी ले सकता है, ब्लड प्रेशर भी ले सकता है, टेम्परेचर भी चेक कर सकता है, और वो लोकल ज़बान बोलता है। तो लोकल ज़बान में हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है कि वो एक जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो भी हमने सॉर्ट ऑफ उसको भी बहुत अच्छी बात है लैला, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देहात में जो लोग होते हैं, जब तक उनकी नब्ज पकड़ के चेक ना की जाए तो वो तसल्ली नहीं होती, और वो कंपाउंडर के पास भी होंगे ना तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, हमारी डॉक्टर से बात करा दी है। अच्छा, उसमें फायदा भी ये है कि लोकल लोग अपने लोकल लोगों के साथ ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा लैला, आजकल जो है ना, जाहिर है कोरोना का ज़माना है और एंग्जाइटी इश्यूज भी बहुत सारे हैं, 150 डॉक्टर्स हैं आपके साथ, ज़हनी सेहत के ऊपर भी आपकी कोई खास तवज्जो है? क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे और शहरों में भी नहीं जाते डॉक्टरों के पास। बिल्कुल, तो हमारा बहुत अनफॉर्चुनेट एक पाकिस्तान में है जो मैं बाहर के मुल्कों में नहीं देखती, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लोग सीरियस नहीं लेते और इट्स स्टिल स्टिग्मेटाइज्ड। अगर आप किसी को बोलें कि आपने किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट को कि रुजू करना है या थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो इट इज़ क्वाइट अ थॉट दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन। तो उसके लिए हमने देखा, बहुत रिसर्च की कि ब्लैक प्लेग और ये सब के ज़माने में जो नेक्स्ट इफेक्ट आया वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों के ऊपर आया। तो वी हैव पेयर्ड अप विद CIC, सेंटर ऑफ इंक्लूसिव केयर, और उन्होंने मैं तो फ्रंट लाइन नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी कि ये डॉक्टर्स हमारे लाइफ लाइन है, अगर हम इनको बचाएंगे तो हम बचेंगे। बेशक जी लैला, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन साथ साथ हम कहना चाहते हैं दिस इज़ ब्रिलियंट आइडिया कि आपने ऑलरेडी यू रियलाइज़ कि ये बड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जी वो आएंगे तो सही, डिस्पेंसरी तक तो आएंगे, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर दें उनको डॉक्टर से, सो दैट इज़ रियली ग्रेट। shifam.com। थैंक यू लैला। थैंक यू लैला। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं दोबारा। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स बाय द वे। बिल्कुल लगता है कि हम सारे मिल के ना
ये शो कर रहे हैं। किसी ने हमें पकौड़ों की ना ग्रेडिंग भेजी हुई है कि सबसे ऊपर कौन से पकौड़ों को दर्जा हासिल है, और फिर एक जवाब उसके में आया हुआ है कि जनाब पकौड़ों को रंग और नस्ल में ना बांटा करें, पकौड़े पकौड़े होते हैं, पकौड़ा पकौड़ा है, जैसा भी हो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा जी, लेकिन वी हैव मोर सीरियस थिंग्स टू टॉक अबाउट जी। आपको बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए वफाक और सूबों की कोई पॉलिसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले हकायक खतरे की घंटी बजा रहे हैं और चीफ जस्टिस ने कोरोना पर आज खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि 37 सनतें खोल दी, बाकी सनतों के साथ क्या मसला है। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रियों को काम की इजाज़त मिलनी चाहिए। लाखों दुकानें हैं, हर कोई काम के लिए अलग अलग दरख्वास्त कैसे देगा, ये भी सवाल उठाया गया। एक दुकान खुलवाने वाले को ना जाने कितने पैसे देने पड़ते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात पर इजहार बरहमी भी किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर फासला रखना है तो सब जगहों पर रखना होगा, पॉलिसी किधर है, बाजारों में लोगों को डंडों से के साथ मारा जा रहा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत और सूबों में ताउन ना होने की वजह से मरकज़ में बैठे लोगों का मुतकब्बराना रवैया है। क्या वफाक में बैठे लोगों को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना से मुताल्लिक यकसा पॉलिसी बनाई जाए, पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। इसी की और तफसील लेते हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आसिफ तशीर चौधरी, जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। आसिफ, आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से मुताल्लिक केस में मौजूद जज साहिबान के बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं, जैसे कि मुतकब्बराना रवैया। क्या कोई हुकूमत या इदारा इन्हें अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं कर पाया? किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही थी? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। आज जो समाअत हुई उसमें सबसे जो अहम बात थी वो अदालत का इस बात पे अदम इत्मीनान था कि जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो 14 अप्रैल का इजलास था उसके अंदर जो एक नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसके ऊपर अदालत ने बड़े संजीदा सवालात उठाते हुए कहा है कि ये कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं है, ये सिर्फ SOPs हैं चंद, और एक जामे नेशनल एक्शन प्लान अभी तक सामने नहीं आ सका। और उन्होंने हिदायत की है वफाक को कि वो और सूबों के साथ मिल के बैठें और जो है वो इसको रिव्यू किया जाए और एक जामे पॉलिसी के साथ जो है वो आया जाए। इसके अलावा ये बात भी डिस्कस हुई कि सूबों और मरकज़ के दरमियान खींचातानी होती है कोरोना को लेके, और जो आवाम को मुश्किलात हैं उनके ऊपर भी बात हुई। ख़ास से बरहम नज़र आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कारकर्दगी के ऊपर भी कि कितने महंगे टिकट लेकर लोगों को जो है वो भेड़ बकरियों की तरह ठोंसा जाता है, और जो डिस्टेंस रखना चाहिए, जो SOP बनाई गई है उस पर अमल नहीं हो रहा। इसके अलावा जो कारोबारी तबका परेशान है इस वक्त पाकिस्तान में, उस हवाले से अदालत ने खासा बरहमी का इजहार किया कि जो है वो बहुत सारे ऐसे जो सूबों ने काम बंद करा दिए हैं जो वो नहीं करा सकते थे, आईनी तौर पे उनका मैंडेट नहीं था। जो कारोबार मरकज़ को टैक्स देते हैं उन्हें सूबे बंद नहीं करवा सकते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनपसंद जो सनतें थीं उनको इजाज़त दी गई है, एक जामे पॉलिसी बनाई जाए और तमाम सनतों को इसके अंदर लाया जाए। आम दुकानदारों की मुश्किलात का भी जिक्र हुआ। अदालत ने यह कहा कि लोगों को न जाने कितने पैसे देने पड़ते हैं और कितने कितने लोगों को देने पड़ते हैं, इजाज़त देने से लेकर पुलिस तक जो इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है हमारी उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर खासी सेर हासिल आज डिस्कशन हुई और अदालत ने जो रिपोर्ट्स आई थी सूबों की। जी आसिफ, आगे का भी बता दें कि इस केस में मजीद क्या होगा, और ख़ास तौर पे ये ज़रूर बताएं कि क्या सूबों को वफाक और NDMA से अगली समाअत के लिए कुछ तलब भी किया गया है, कुछ मांगा गया है कि जी नेक्स्ट टाइम ये लाएं सामने? जी बिल्कुल, आज भी रिपोर्ट्स आई थी, सूबों से भी वफाक से भी मांगी गई थी, लेकिन उन सब पे अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अदालत ने कहा है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ ये रिवायती किस्म की स्टीरियोटाइप की जो इंग्लिश इसके अंदर लिखी हुई है और इसके अंदर कोई जो है सॉलिड इकदाम जो हैं वो नहीं बताए गए। आइंदा के लिए भी यही हुक्म दिया गया कि मरकज़ और सूबे जो हैं हमें सारी डिटेल्स बताएँ। आप ये तो बताते हैं कि ये चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं, लेकिन ये आप नहीं बताते कि ये पैसे इतने करोड़ों रुपए के मास्क कैसे आ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने एक मौके पे ये भी रिमार्क्स दिए कि कोरोना की असल हकायक तब आएंगे जब कोरोना वायरस के हवाले से जो फंड इस्तेमाल हुआ है उसका ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट के बाद पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। इसी तरह ज़कात और उशर के जो पैसे हैं, बैतुल माल के जो रकम है उसके ऊपर जो है वो आई थी, ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए थे कि 5 अरब रुपए में से 3 अरब रुपए के ऑडिट ऑब्जेक्शंस थे। उस पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और आइंदा के लिए सारी डिटेल मांगी है। और अदालत ने साथ ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि अब ये जो बैतुल माल
माल और ज़कात वाला मामला है, इस पे हम आइंदा समात पे कहेंगे, बताएंगे कि ये केस नैब को भिजवाना है या FIA को। अदालत ने जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ रशीद चौधरी। वक्त की किल्लत है, इतना ही हम आपसे बात कर सकते थे, लेकिन हमें पता लग गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हाँ, बड़े टफ क्वेश्चंस भी किए गए हैं। डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन देना कि देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन, वो तो है ही। इसके बारे में तो हम काफ़ी देर से बात भी कर रहे थे। अच्छा जी, आपको बताएं कि मुल्क भर में, बल्कि आप कुछ और बताते हैं, हाँ जी यही बताएंगे कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस मुतासर अफराद के लिए हर शख्स ऑब्वियसली अपने तौर पर जो कुछ कर सकता है वो तो कर ही रहा है। ऐसे में बाज़ आर्टिस्ट भी मैदान में उतरे हैं और इन आर्टिस्ट ने कोरोना से मुतासर लोगों की इमदाद के लिए अपने जो फनपारे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म के तहत बेचना शुरू कर दिया है और इन फनपारों से मिलने वाले तमाम पैसे कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होंगे। वंडरफुल आइडिया और वंडरफुल एंड देयर इज सम गुड एग्जैक्टली, Yes, बट आर्ट great पीसेस भी pieces. बड़े ज़बरदस्त हैं इसमें। अगर यहाँ पे भी गैलरीज ये देख रही हैं तो आई एम श्योर बहुत सी गैलरीज ऐसे कर सकती हैं, बिकॉज डोनेशन की डोनेशन भी हो जाएगी और मदद की मदद भी। अच्छा जी, सब कुछ हो और आपके जाएगा। पास अच्छी आर्ट कलेक्शन भी जमा हो जाएगी। तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हम हासिल होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, टाइम आपको पता ही है बहुत कम रह गया है और एक बात जो हमने बहुत ज़रूरी करनी है, आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन में बहुत सी फलाही तंजीमें गरीब और नादार लोगों की मदद कर रही हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन भी इस सिलसिले में तमाम तर कोशिशें कर रही है और ये तंजीम सिंध और बलूचिस्तान के 10 सरकारी अस्पतालों में काम कर रही है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इन अस्पतालों में कोविड-19 रिस्क असेसमेंट डेस्क जो है वो कायम किए हैं, जहाँ बच्चों का खुसूसी तौर पर मुआयना किया जाता है। बिकॉज अब्दुल्ला, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। बच्चे बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं और बच्चे तो आपको, बहुत छोटे बच्चे तो अपनी कंडीशन उस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते ना कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कहना है ऑल्सो से अब्दुल्ला, जो बच्चों की एक रेगुलर वैक्सीनेशन जो एक होता है वो भी नहीं हो रहा। तो अच्छा जी, लेकिन वो ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर एहसन रब्बानी, CEO चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन बच्चों की सेहत के शोबे के लिए काम करती है, बड़े अरसे से काम कर रही है। कोरोना वायरस मुतासरीन के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पिछले 10 सालों से बच्चों के इमरजेंसी रूम चला रही है सरकारी अस्पतालों में और तकरीबन सालाना 10 लाख बच्चों का इलाज होता है। बहुत अच्छा इलाज होता है और बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। तो सबसे अहम बात ये थी जब कोरोना का वायरस आया कि माँ बाप जब अपने बच्चों को कोरोना सस्पेक्ट समझते हैं तो वो इन इमरजेंसी रूम्स का जब रुख करें तो उनके बच्चों का सही इलाज हो। जो बच्चे दूसरी बीमारियों से आ रहे हों उनको कोरोना वाले बच्चों से दूर रखा जाए। और तीसरी अहम बात ये थी कि हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब भी महफूज हालत में इनका इलाज कर सकें। तो हमने अपने तमाम 10 इमरजेंसी रूम्स सक्खर से लेकर कोयटा तक और 5 कराची में, उनमें 2 सेपरेट एरियाज़ बनाए, एक नॉर्मल बीमार बच्चों के लिए और एक कोरोना सस्पेक्ट्स के लिए। उनको हम ग्रीन जोन और रेड जोन कहते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से हमारी आइसोलेशन वार्ड्स चल रहे हैं, जिसमें नॉर्मल बच्चों का, जो नॉर्मल बीमार बच्चे हैं उनका भी इलाज हो रहा है और कोरोना सस्पेक्ट्स का भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन को। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप इनके फेसबुक पेजेस वगैरह पे देख सकते हैं। और प्लीज़ दिल खोल के डोनेट करें। तो वैसे ही रमज़ान का महीना है और हमारे ऊपर इतनी एक मुसीबत आई हुई है, तो ज़रूर पहले जितना डोनेट करते थे उससे ज़्यादा ही कर दें। पूरी दुनिया कर रही है। प्लीज़ लॉकडाउन का ख्याल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क ज़रूर पहने। इंशाल्लाह भी है। और इसको कम करना है ना, तो इट इज़ अप टू अस कि इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। यस, वी सी यू टुमारो।